आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंड रेजिंग। किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ है आज शुद्धशील घोष जी, प्रियो बंधु मीडिया वाले। स्वागत कर रहा हूँ उनको और जीतने पर एक बार उनको बधाई दे चुका हूँ। और अब शुभेंदु अधिकारी जी के सीएम बनने पे पुनः बधाई देता हूँ। तो मुझे लगता है, आप बताएंगे, कि सारे बीजेपी कार्यकर्ता और जनता की मांग भी शुभेंदु अधिकारी ही थे। एकदम सर। ये कल जो प्रोग्राम हुआ था, मुझे फॉर्चुनेटली वहाँ पर कार्ड मिला था जाने के लिए। तो लगभग पूरे इंडिया कल कोलकाता में थे। इतने सारे स्टेट का सीएम थे, सेंट्रल मिनिस्ट्री से इतने सारे दिग्गज आए थे। तो सबका स्वागत किया जा रहा था जनता की तरफ से। तो जब भी कोई मंच में आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी लोगों को लेकर हाइप हुआ, वो तो पहले था मामा हिमंत बिस्वा शर्मा जी। जब असम के सीएम स्टेज में आए तो जनता ने जो आज उनका भी सिलेक्शन हो गया है, आज वो भी लीडर चुन लिए गए हैं। मतलब ये लोग जो जननेता है वो उसका ही मैं बोल रहा हूँ। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी को लेकर जनता का बहुत आवेग था। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जी स्टेज में आए तो वहां पर भी जनता ने बहुत बहुत उसको बधाई दिए। फिर नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री, उन्होंने तो मतलब हिंदू हृदय सम्राट है, पूरे जनता का हृदय जीत लिया। तो उनके लिए तो बहुत ही मतलब जनता की तरफ से आवाज आए। तो उसके बाद जब वो ओथ सेरेमनी एक्चुअल में स्टार्ट हुआ तो ऑनरेबल राज्यपाल गवर्नर साहब जब बोला आमी, मतलब मैं, जो हिंदी में होता है, एंड देन शुभेंदु अधिकारी चालू किया, आमी शुभेंदु अधिकारी। और उसके बाद जो शपथ वाक्य होता है वो बोलता है, बट आमी शुभेंदु अधिकारी। ये सब सुनने के बाद जनता ने जो आवाज उठाई, जो भाई उठा, जो वाइब्रेशन वहां पर हो रहा था ना जनता के आवाज के, तो पूरे इंडिया को मालूम चल गया, यस, ही इज द मैन, ही इज द पब्लिक ओपिनियन का मैन। तो वो बात सामने आ गया कि भाजपा ने सीएम के रूप से वेस्ट बंगाल में जिनको चुना है उनको ही जनता चाह रहा था। वो जनता का चुना हुआ नेता है और पूरा सपोर्ट उनके साथ रहेंगे। तो अगर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसका कैप्टन के साथ कितना आत्मविश्वास है, जनता का विश्वास है, तो उस गवर्नमेंट को भी काम करने में आसानी होगा। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस है, अभी वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जनता का चुना हुआ जो लोग का आवाज से बात आ रहा था, वो स्वयं प्रधानमंत्री जी को, स्वयं स्वराष्ट्र मंत्री जी को वो बात मालूम पड़ गया कल कोलकाता में। लेकिन कई लोगों का और भी नाम चला रहे थे लोग। और हमारे यहाँ तो बड़े मजे की बात है, हमारे यहाँ के पेपर आता है और उसमें कुछ लिखते हैं लोग। तो उसमें एक पेपर में उसमें ये लिखा कि साहब कि ऐसा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा क्योंकि उनकी मुस्लिम विरोधी की छवि बहुत ज्यादा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, मैं ये बात बोल सकता हूँ। मैं आपको मीडिया की बात बता रहा हूँ कि मीडिया क्या चाहता था। मीडिया चाहता था कि भाई ठीक है, चलो बीजेपी की सरकार तो आ गया, लेकिन ये दो लोग जो है ये मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। देखिए, यहाँ पर बंगाली में एक कहावत मीडिया के लिए चलते हैं, जो शुभेंदु बाबू ने ही इन्वेंट किया था, उसको चोटी चाटा मीडिया बोला जाता था। छोटी चाटा, छोटी हाँ, मतलब चप्पल। चप्पल। तो ममता बनर्जी का चप्पल चाट के इनका जिंदगी गुजारते हैं। तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो डिक्टेट कर देते थे, वो मीडिया में वो हवा चलाने की कोशिश करते थे। और इन बहुत सारे मीडिया का नेशनल वर्जन भी है। तो वो नेशनल वर्जन के थ्रू जो रीजनल वर्जन है उसमें वो बात चलाने की कोशिश करते थे, लेकिन हम लोग ग्राउंड में थे ना।
शुभेंदु अधिकारी अगर सीएम नहीं होता तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो ओथ सेरेमनी है ये शायद बॉयकॉट हो जाता। मुझे उसके अच्छा। पहले दिन जब सिलेक्शन का हम्म, बात चल रहा था, बहुत सारे बीजेपी वर्कर का मैसेज आया, दादा क्या शुभेंदु बाबू ही हो रहा है ना, अगर शुभेंदु दादा सीएम नहीं बनेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं खुद ओ को माय गॉड। जला लूंगा बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने जाके। तो जनता के हृदय में कितना है शुभेंदु अधिकारी, ये समझ लीजिए। मैं जब वो पास कलेक्ट करने गए थे बीजेपी का हेडक्वार्टर में जो सॉल्ट लेक में है, उसके आजू बाजू में बहुत सारे नेता का पोस्टर चल रहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि इन दादा को मुझे सीएम चाहिए, इन दादा को मुझे सीएम चाहिए। सब लोग अपने अपने वहां पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, शुभेंदु दा का एक भी पोस्टर नहीं था, लेकिन वो जनता का हृदय में थे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो शुभेंदु अधिकारी के सिलेक्शन हुआ, जनता का एक तो आवेग है, वो तो एक बात है, लेकिन आप अब प्रोफाइल देख लीजिए। शुभेंदु अधिकारी 2 टाइम का एमपी है, 4 टाइम का एमएलए है, उन्होंने ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री संभाले है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके ग्रिप में है। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने हुआ था 2021 में, तब लोगों को उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं थे, क्योंकि तब सबसे बड़ा जो दिक्कत है, जो मैं पहले भी बोला था, मुकुल राय उन्होंने टीएमसी वापस कर ली, तो ये शुभेंदु भी कभी भी उल्टा जा सकता है, ऐसे बात था। लेकिन वहां से हिंदू के बचाने के जो लड़ाई चालू हुआ, जनता के दिमाग में ये छा दिया कि ये लोग भी क्या कर सकता है, वो शुभेंदु अधिकारी है। तृणमूल का एकदम नीचू स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक सारे जो गुंडे हैं, सारे जो नेता है, शुभेंदु अधिकारी को गाली देने बिना वो पानी में नहीं पीते हैं। तो उनका ग्रिप क्या है, उनका एक्सेप्टेंस क्या है, वहां से ही आता है। और ये जो बात होता है ना, शुभेंदु अधिकारी मुस्लिम विरोधी है, आप देख लीजिए शुभेंदु बाबू के आजू बाजू में कितने मुस्लिम लोग हैं। एक्चुअली शुभेंदु अधिकारी ने जो बात बोले थे उसको तोड़ फोड़ के उसका उल्टा मीनिंग करके लोगों को प्रेजेंट किया था। शुभेंदु अधिकारी बोले थे कि भाई हम ऐसे नहीं है कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहते हैं, बट हकीकत यह है कि मुस्लिम का वोट हमको नहीं मिलता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन होता है कि बीजेपी है इसलिए आप हमको वोट नहीं देंगे, तो ठीक है, चलो आप अगर हमको रिजेक्ट करते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि हम आपको भी रिजेक्ट करें, लेकिन हम ऐसे करते नहीं है। जिसका यहाँ पर जिसका साथ है, हाँ, जो जि, हमारे साथ हम उनका जो साथ, हमारे ये साथ हम स्ट्रेटेजी उसके अगर साथ। लेंगे तो आप क्या करोगे। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री बोलता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हम करेंगे, लेकिन कितने दिनों तक। आपको भी तो समझना चाहिए, ठीक है आप बीजेपी को वोट मत दो, लेकिन दूसरे पार्टी है वो टीएमसी जैसे जिहादी पार्टी, गुंडे पार्टी, उसको जिताने के लिए आप मुस्लिम समाज एकजुट होकर वोट देते हो, ये कैसे बात हुआ। ये सवाल उसने उठाया था, और इसमें गलत क्या है। ये नहीं नहीं, इलेक्शन बिल्कुल के सही है, बिल्कुल सही है, साफ साफ बात करनी चाहिए। और वो तो वैसे भी योगी जी को अपना गुरु मानते हैं, तो योगी जी हाँ, तो एक बिल्कुल स्पष्ट इवन विश्व कहते हैं। शर्मा जी के साथ बहुत अच्छे दोस्ती है उनका। तो देखिए ये जोगी जी, मामा जी जो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें मुस्लिम देखते ही गोली मार रहे हैं ऐसे तो नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी एंटी सोशल है, जो भी ये समाज को संतुलन बिगड़ रहा है, उसका सारे नाम मुस्लिम आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, मुस्लिम है इसलिए छोड़ देंगे। हिंदू मुस्लिम का बात है ही नहीं, बात तो है समाज को सुधारने के लिए, बात तो है राज्यों को सुधारने के लिए। तो उसमें अगर सामने कोई भी आए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होना चाहिए जो वो कर रहा था। अब मुस्लिम है तो इसके लिए आपको फ्री लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, जो इतने दिन ममता बनर्जी नहीं, वो अभिषेक तो बनर्जी। हिंदू गुंडा कम है क्या? वो पप्पू है ना, क्या नाम उसका, सोनम पप्पू। सोना पप्पू, तो उसको सोना भी क्या पप्पू। छोड़ रहा है, क्या छोड़ेंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे। मैं वही बात बोल रहा हूँ, हिंदू है मुस्लिम है ये बात है ही नहीं, बात है गुंडों के। आप बोलिए आपको गुंडी चाहिए, गुंडे चाहिए या हाँ, मुस्लिम को लेकिन वो कुछ। पर कैपिटा गुंडों की संख्या मुसलमानों में ज्यादा है, तो फिर तो वो समस्या है ना उनकी, तो उसके लिए तो कोई क्या करेगा। अच्छा, ये बात है कि पिछली बार 2021 में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो रहा था और उनके हत्या और बलात्कार और सब कुछ हो रहा था, तो उसमें भी बहुत सारा लोग तो छुप गया था जाके, जो बीजेपी का नेता था। अ, कुछ तो पार्टी हाँ, छोड़ के ही चला गया, और बाकी लोग भी छुप गया था, इधर उधर घूम रहा था। और एक शुभेंदु अधिकारी जो था वो आगे आके और ग्राउंड पे मुकाबला कर रहा था। एकदम, मतलब वो पुराने बात उठाएंगे तो फिर से वितर्क चालू हो जाएगा। बट थिंग इज दैट बहुत सारे नेता उनका फोन स्विच ऑफ थे, और ये भी रिपोर्ट हमारे पास है कि उस टाइम खुद को बचाने के लिए बहुत सारे नेता वो ऐसे थे, जो भाजपा कार्यकर्ता कहाँ पर छुपा है प्राण बचाने के लिए, वो एड्रेस टीएमसी ऑफिस में इन लोगों ने भेज दिया था। आज ये लोग बड़े बड़े पोजीशन में आ गए हैं, आज ये लोग बड़े बड़े हिंदुत्व के बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोग मुंह खोले चालू करेंगे तो इनका कच्चा चिट्टा सामने आ जाएंगे।
2021 के बाद भाजपा का जो कार्यकर्ता थे, उनके भूमिका बहुत बहुत सारे अंश में वो भयंकर क्वेश्चन मार्क है वहां पर। हाँ, वो तो है। अच्छा, ये क्या है, ये 93 पुलिस ऑफिसर्स का क्या लिस्ट आया है अभी लेटेस्ट? देखिए, यहाँ पर कोलकाता में एक पुलिस वेलफेयर है, जहाँ का हेड था वो शांतनु सिन्हा विश्वास, जिसको लेके हम बहुत दिन से आवाज उठाए थे। और हमारे ऊपर जो पुलिस देके ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने इतना टॉर्चर किया, इनके कारण ही है। ये शांतनु विश्वास, सिन्हा विश्वास कौन है? जब सीएम के घर में काली पूजा होता है, ये नंगा पैर जाके वहां पर खिचड़ी, जो भगवान का प्रसाद होता है, वो डालते हैं सबको। ये शांतनु विश्वास, सिन्हा विश्वास कौन है? जिसको प्रमोशन होते 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 वो एकदम टॉप लेवल में पहुंच गया, लेकिन फिर भी कालीघाट थाने में वो उसी होके बैठे रहता है। ये जो पुलिस का वेलफेयर है, ये वेस्ट बंगाल में दो पार्ट है, एक कलकत्ता पुलिस का है, एक वेस्ट बंगाल पुलिस का है। लेकिन पूरा जो सिस्टम है, ये शांतनु सिन्हा विश्वास ये काम कराते थे। आपको याद है 2021 में भवानीपुर में ममता बनर्जी ने वापस आई थी बाई इलेक्शन लड़ने के लिए, सीएम बनने के लिए। तो तब ये पुलिस वेलफेयर से सारे पुलिस को उठाया, उसका ड्रेस चेंज कराया और उन लोगों को देख के पापा वोट कराया। ये ममता बनर्जी का एक सिस्टम थे, जिसको देके पुलिस के उर्दी में गुंडा राज चलाते थे ममता बनर्जी। ये है शांतनु सिन्हा विश्वास। और ये जो 93% है, तो शांतनु सिन्हा विश्वास के अंडर सपोज डायरेक्ट कांटेक्ट में 5 थे, उसके नीचे हर एक के नीचे 5-5 थे। एक पूरा चेन सिस्टम थे, एक पिरामिड सिस्टम थे, जो पूरा पुलिस को टीएमसी कैडर के रूप से काम करते थे। तो आते ही वो सारे जो 93 ऑफिसर्स है, वो आइडेंटिफाइड हुआ है और उसको अभी इधर उधर भेजा जा रहा है। बट लोगों का डिमांड है, भाई ऐसे वैसे छोड़ के तो नहीं होगा, ये लोग पाप किया है। पुलिस के उर्दी में ये लोग टीएमसी को जिताने के लिए जनता जनार्दन के ऊपर अत्याचार किया है, फॉल्स केस दिया है। तो इसके ऊपर सारी कार्रवाई होना चाहिए, इन लोगों के लिए फाइल ओपन होना चाहिए और इन लोगों को सालाके के पीछे रहना चाहिए। लोगों को डिमांड दिया है। तो हालांकि अभी तो पूरा मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं हुआ है, किसको कौन सा मंत्रक मिलेगा वो अभी डिसीजन नहीं हुआ है, तो शायद इसके लिए वो सारे होल्ड है। बट जनता जनार्दन का आवाज है कि ये पुलिस को नहीं छोड़ना है। एक भी वो भी चोटी चाटा, ये सारे सेगमेंट जो है सारे चोटी चाटा है, एक भी चोटी चाटा को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने पावर को मिसयूज करके इतने दिन यहाँ पर बंगाली हिंदू को, पूरे बंगाल को टॉर्चर किया है, उसका हिसाब होना चाहिए और वो विथ इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, ये बांग्लादेशी जाना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? कुछ कुछ न्यूज तो आ रहा है, जा रहा है तो बहुत अच्छा है, हमारा तकलीफ थोड़ा कम होगा। अगर नहीं जाएंगे तो डिटेक्ट और डिलीट तो हुआ है, अभी डिपोर्ट होगा। लेकिन मुझे तो और भी डर है कि डिपोर्ट के ज्यादा जो पहले ही इन लोगों को ना देहांत ना हो जाए, क्योंकि ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम है, वो जो इंडियन मुस्लिम है उसका नाम खराब कर रहा है। सर, सारे मुस्लिम खराब नहीं है। यहाँ पर जो भारतीय मुस्लिम है, वो लोग नहीं चाहते हैं दंगा हंगामा हो। लेकिन ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, जिसको मिसयूज करके ममता बनर्जी ने ये माहौल बना दिया, तो पूरा मुस्लिम का नाम खराब कर दिया। मुस्लिम मतलब ही टेररिस्ट है, ऐसे एक जो माहौल बन गया है ना, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए है। तो इसलिए यहाँ का जो मुस्लिम है, इन लोगों का बहुत गुस्सा है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम के लिए। तो अगर वो हाथ में आ जाए तो ये मुस्लिम भाइयों ने ही उन लोगों को ठिकाना लगा देंगे, ऐसे सिचुएशन हो गया। तो मैं तो उन लोगों को बोलूंगा, भाई टाइम है, निकल जाओ, अभी भी फेंसिंग पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदारी आपके होगा, और नहीं तो पूरा कार्रवाई होगा। अच्छा, ये इस बार जो है वो काफी वोट जो है वो काटा है इनका, तृणमूल वालों का, आपके जातीय उन्नयन और कांग्रेस और सीपीएम में, इनका सबको, इनको काफी वोट मिल गया। नहीं 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 नहीं, ये लोग वोट इतना काटा नहीं। जो मैंने सोच रहा था कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में रिवाइवल होगा, तो कांग्रेस का इतना रिवाइवल तो दिखा नहीं। अभी भी जो मुस्लिम है वो टीएमसी के साथ ही थे, तो वो एक चीज है। बट जो वोट कटे, ये जादवपुर बोल दीजिए, टालीगंज एरिया, तो आपको शायद याद रहेगा, मैं ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, ये सारे सीट टीएमसी के खाते में पकड़ा था। क्योंकि यहाँ पर जो वो अर्बन नक्सल होता है ना, वो भयंकर तरीके से है। और ये सारे एरिया में सीपीएम का वोट भी आप देख लीजिए, थोड़ा मतलब बाकी सारे जगह से हिसाब से बहुत थोड़ा हाई है। तो वो डर था मेरा कि ये लोग इतना वोट काट लेंगे कि शायद भाजपा हार जाएंगे। लेकिन सीपीएम का जो लोअर लेवल का वर्कर है, सपोर्टर है, जो हिंदू है, वो हरगोविंद दास और चंदन दास के इंसिडेंट के बाद वो लोग डिटरमाइंड हो गया था। तो वो लोग खुल के वोट किया भाजपा के लिए, इसलिए ये अर्बन नक्सल कुछ नहीं कर पाया। बट ये लोग तो अभी भी ममता बनर्जी के सर्वाइवल में है।
आप वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है मुझे मालूम नहीं। कल ममता बनर्जी ने ओपन बोल दिया कि जितना भी लेफ्टिस्ट है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, वो सारे आ जाए हमारे साथ, हम एकजुट होंगे और ये भाजपा को हराएंगे। तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कौन हुआ? नक्सल्स? वो जो माओइस्ट है, अब माओइस्ट भी उसको चाहिए। ममता बनर्जी जब पावर में आए थे, सत्ता में आए थे, तो किशन जी, ये माओइस्ट ग्रुप तो ममता बनर्जी के साथ थे। तो वो हो जाने के बाद किशन जी को, हमारे यहाँ पर एक बंगाली में कहावत है, काजेश समय काजी काजपुरली पाजी, मतलब जब काम के टाइम है तो आपको काजी माना जाएगा, और काज जब काम जब खत्म हो जाएगा आपका, तो आप पाजी मतलब दुष्ट हो, खराब लोग हो। तो वो पाजी के रिमूव करके यहाँ पर बात चल रहा था ममता बनर्जी आने के बाद कि काजेश समय काजी और काजपुरली किशन जी, मतलब किशन जी को गोली करके मार दिया गया था, दिखा रहा था कि मैं कितना माओइस्ट को हटा रहा हूँ, क्या कितना क्लीन अप कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या था, उनका काले कारनामा ये किशन जी के पास था, तो इसलिए उसको हटा दिया दुनिया से। तो अभी वो सारे फाइल ओपन होने वाला है, सबको सच सामने दिखने को मिलेगा। तो ये जो माओइस्ट थे, तब पावर में आने के लिए ममता बनर्जी को जरूरत थी, काम होने के बाद उसको हटा दिया। अब सिचुएशन ऐसे हो गया कि इनको फिर वापस बोल रहे हैं। और नॉट ओनली माओइस्ट, यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट है जो पश्चिम बंगाल को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उनके अपने अपने स्टेट बना लेना चाहते हैं। तो वो सारे लोगों को भी सिग्नल दे रही है ममता बनर्जी कि आप सब लोग आ जाओ। मतलब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का जो इंटेंशन था, बार बार हम लोग बोल रहे थे कि गुंडागर्दी, पश्चिम बंगाल को अशांत बना दो, यहाँ पर ब्लड बात कर दो, वही वही सेम कंडीशन कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि अकेले के दम में वो नहीं कर पाएगी, ये जमाती इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो बाकी जो ये अल्ट्रा पॉइंट में रहेगा, जो ये सारे एक्शन कर पाएंगे, उनको भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके एमआईएम का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। नहीं, देखिए, एमआईएम का मेन जो फैक्टर है वो है उर्दू भाषी मुस्लिम। तो पश्चिम बंगाल में उर्दू भाषी मुस्लिम इतना तो है नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो कैलकुलेशन किया था, वो बिहार का किसानगंज जो एरिया है, उसके जो सराउंडिंग पश्चिम बंगाल का एरिया है, वहां पर टारगेट किया जाए। तो उसको पहले ही समझ में आ गया था कि थोड़ा बहुत वोट आएंगे, लेकिन जीतने लायक नहीं होगा, वो बहुत पीछे चलेंगे। इसलिए वो हुमायूं कबीर के साथ टाई अप करने गया। बट वो उल्टा हो गया, क्योंकि ये हुमायूं कबीर तो ममता बनर्जी की ही प्रोडक्ट थे, हम हमेशा से बोलते आए हैं। तो वो हुमायूं कबीर ने अभी प्रूव कर दिया कि मैं टीएमसी में वापस जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब हुमायूं कबीर का वो वीडियो लीक हो गया था ना कि वो पैसा लेके कर रहे हैं, हालांकि वो एआई वीडियो था शायद, बट उसके बाद आईमीम का चांस और भी कम हो गया। अकेले के दम में कुछ करने का है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उर्दू बोलने वाला मुस्लिम इतना है नहीं। क्योंकि कुल 7 तो सीट कॉन्टेस्ट किया, पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन खाली 7 सीट कॉन्टेस्ट किया, और 7 सीट में भी कहीं भी 4% से ज्यादा वोट नहीं आया। नहीं 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 नहीं, वो आईबीएम में कुछ इम्पैक्ट है ही नहीं है। तो अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट मतलब इस गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। कल मेरा एक टीवी में शो था, तो वहां पर भी पूछ रहे थे कि कौन सा टॉप प्रायोरिटी में दिया जाए। मैं बोला कि देखिए, टॉप प्रायोरिटी वाला अभी कुछ बात है ही नहीं। वेस्ट बंगाल 34 ईयर्स पहले लेफ्ट के साथ चले, उसके बाद 15 ईयर्स टीएमसी के साथ चले, और यहाँ पर एक ही चीज हुआ, ये लोग अपने के फायदे के लिए वो जो झगड़ा होता है ना, मतलब एकदम स्लैंग का झगड़ा वही करते थे, बंगाल के फायदे के लिए कुछ सोचा ही नहीं। तो लास्ट 49 ईयर्स जहां पर पूरा इंडिया आगे चल रहा है, बंगाल बस पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है। अब बंगाल के सर के ऊपर 8 लाख करोड़ का ऋण है। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा दिक्कत वहां पर होगा। ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट दे दिया है कि डीए देना पड़ेगा, वो डीए नहीं दिया था ममता बनर्जी ने, उस पैसे से वोट खरीदा, जीतने की कोशिश की। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, और एक भी पॉइंट आपको ऐसे नहीं लगेगा इसको मैं 2 महीने बाद कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाजपा ने बोला था कि आने के बाद ही ये महिलाओं के लिए जो साम्मानिक है वो 3000 कर देंगे। अभी देखिए, ये साम्मानिक तब तक दिया जाएगा जब तक उसका सेल्फ कुछ इनकम करने की जगह नहीं आता है। तो अभी वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन है, इमीडिएटली कल से ही आप गवर्नमेंट जॉब चालू नहीं कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इंडस्ट्री आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो वो टाइम तक इन लोगों को ये हेल्प करना है, ये चालू करना है। फिर युवाओं के लिए बोला था कि 3000 रुपए पर महीना दिया जाएगा जब तक उसको जॉब नहीं लग जाता है, तो वो भी इमीडिएटली चालू करना पड़ेगा। ये तो एक सेगमेंट हो गया।
दूसरे देखिए अमित शाह जी ने बोला था जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसका 7 पे कमीशन वो विद इन 45 डेज होगा, वो करना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट जॉब जो इतने दिनों से ममता बनर्जी ने कोई रिक्रूटमेंट किया ही नहीं, जहां पर भी किया है वहां पर घोटाला ही घोटाला है। हमारा युवाओं का भविष्य पूरा एकदम अंधारे में डाल दिया। तो वो युवाओं अभी ये गवर्नमेंट के ऊपर देख रहा है। तो इतना जो गवर्नमेंट का जॉब है वो सारे कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी 7-8 मंथ का स्पैन में करना पड़ेगा। देन यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो मुद्दे लेकर हम बात कर रहे थे, जो नेशनल थ्रेट बन चुके थे, वो है घुसपैठिया। यहाँ पर जो भी बांग्लादेशी रोहिंग्या है उसको अभी डिपोर्ट करने का काम वो चालू करना पड़ेगा। बॉर्डर का जो फेंसिंग का काम है वो एकदम वंदे भारत के स्पीड में करना पड़ेगा, नहीं तो और भी घुसपैठिया आने का चांस है। यहाँ पर स्टेट हाई अलर्ट में है, वो काम है। मतलब सारे सेगमेंट जो आप देखिए वहां पर काम करना है। ऊपर से जो मिनिस्ट्री का काम होता है, हेल्थ सेगमेंट वो तो पूरा एकदम तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया। एजुकेशन सेगमेंट उसको तोड़ फोड़ के ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया। जो पंचायती राज है वहां पर बस करप्शन ही करप्शन है, उसको क्लीन अप करना है, फार्मर्स के लिए काम करना है। तो मतलब हर सेगमेंट में काम करना है। और ये जो वोट था ना सर, ये था ममता को हटाने के वोट। बट अगले बार जो वोट होगा वो भाजपा का परफॉर्मेंस का वोट होगा। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है लोगों का, और वो गवर्नमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। कोई भी एक सेगमेंट ऐसे नहीं रहेगा जहां पर आप बोल सकते हो कि मैं 2 महीना बाद इसका काम चालू करूंगा। अच्छा, आपने बोला कि पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तो अभी तक वैसा का वैसा है। और मैं कल देख रहा था आपका वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, वेस्ट बंगाल पंचायत एक्ट और आपका वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, ये तीनों कल मैंने चेक किया। हम्म, और चेक करने के बाद पता चला कि साहब की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो आप कर सकते हो हम्म, डिसॉल्व, हम्म, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी, लेकिन पंचायत को डिसॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम है। हम्म। देखिए, पंचायत का जो लॉ है वो करेक्ट। जब तक कोई आप इस्टेब्लिश नहीं करो कि कोई गड़बड़ हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई इस तरह का हुआ है, तब तक नहीं कर सकते। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और म्यूनिसिपैलिटी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो अब कम से कम कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जो बाकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको तो टेक ओवर कर लेना चाहिए, एक मैसेज जाएगा। नहीं देखिए, ये जो लॉ की आप बात कर रहे हो, ये लॉ कौन बनाता है? असेंबली बनाते हैं। और हम्म, बीजेपी के पास अभी 2/3 मेजोरिटी है, तो आराम से वो लॉ चेंज कर सकता है। आपको याद है ममता बनर्जी जाने के पहले 2-3 दिन हम्म, पहले ही पंचायत के लिए जो लॉ है वो चेंज कर दिया कि आप 3 साल के पहले शायद कुछ नहीं ले सकते हो, उसको लो कॉन्फिडेंस मोशन वो सारे पास नहीं करा सकते हो। तो वो लॉ चेंज हो सकता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। मेन बात है आपको जनता को परिसेवा देना पड़ेगा। लेकिन इतने दिन टीएमसी के गुंडे जो नेता बन के ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी ने जिनको नेता बनाए थे, वो लोग लूट मचा रहे थे। जनता को सेवा देने के बदले में जनता से वो उनका हक छीन रहे थे। किसी के पास सपोज वो आवास योजना का जो घर है जो प्राइम मिनिस्टर देता है, वो घर बनाने के लिए पैसा है, तो बोलता है 1,20,000 रुपए आपको दूंगा, उसमें से 30,000 मुझे दो तो आपका नाम लिस्ट में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो ये जो जनता है, अब बोलिए 90,000 रुपए में वो क्या घर बनाएंगे, उसका क्वालिटी क्या रहेगा? ये जो करप्शन हो रहा था तो जनता भी तो मतलब मारने के लिए मारने के मूड में है। ये बस रेजिमेंटेड पार्टी है, ये बस गवर्नमेंट का होल्ड है जो जनता को अभी रुका के रखा है। तो ये लोग अगर ऑफिस में ही नहीं बैठेंगे, जनता को परिसेवा कैसे मिलेंगे? आप तो पैरेलल सिस्टम बना के उसको परिसेवा नहीं दे सकते हो। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा, इसको चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि जनता ये सब नहीं समझता है क्या आइन है क्या नहीं है, उनको परिसेवा चाहिए। वो परिसेवा मिलने के लिए ही भाजपा को चुना है। अब ये भाजपा गवर्नमेंट कैसे देंगे ये उनका हेडक है। जनता को अगर नहीं मिलेगा तो वो लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग पिछलते पिछलते यहाँ पर पहुंच गया है, अभी खादों के किनारों में है। कोई इसको ढकल देंगे तो वो मर जाएंगे। तो जो आदमी अभी ये मरने के जगह में आ गया है उसको क्या खोना है? वो कुछ नहीं सुनेगा, उसको परिसेवा चाहिए, और वो देने के लिए गवर्नमेंट को रास्ते निकालना पड़ेगा। और अभी ये जो आप बोल रहे हैं ना कि इसको ले लेना चाहिए, सारे टीएमसी वाले गुंडे को अभी मालूम पड़ गया कि उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। वो भाजपा के आने के लिए एकदम तत्पर है। उसके लिए पैसा भी ऑफर हो रहा है कि भाई मुझे ले लो, इतना पैसा दे देंगे। लेकिन जनता इन लोगों को नहीं चाहता है।
जनता बोल रहा है कि हमको फ्री सिस्टम चाहिए, करप्शन फ्री सिस्टम बना दो। ये चोरों को फिर लोगे तो हम नहीं मानेंगे इनको। आज आप सत्ता में आए हो तो जो टीएमसी वालों है, वॉशिंग मशीन में आपका वो सफेद रंग आ जाएगा, वो हम नहीं मानेंगे। आप किसी भी अच्छे लोग को यहाँ पर बिठाओ। ये आवाज उठ रहा है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा कि ये फ्लैग लेके बस पार्टी चेंज करके भाजपा हो जाएंगे। जनता ये नहीं मानेंगे। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और आपको ये सिस्टम को पूरा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जनता नहीं आपको छोड़ेंगे। बिल्कुल, जनता के आपसे एक्सपेक्टेशंस है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होता तो ये परिणाम भी नहीं आता ना। अभी तो आपका लेफ्टिस्ट भद्र लोग भी वोट दिया है, और वोट ममता को हटाने के लिए दिया है। एकदम। क्योंकि भले ही वो लेफ्टिस्ट हो, लेकिन उनको भी तो पता चल रहा था ना। जो मैं देख रहा था, कुछ भद्र लोग आपस में बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि भाई सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं रह सकते। एकदम। उनको भी जॉब के लिए बाहर ही जाना पड़ता है कि हाँ, यहाँ वो सारा जॉब्स खत्म हो ये गया, तो सब कुछ दिक्कत है। खत्म हम हो लोग गया। ममता बनर्जी को 2011 में, ममता बनर्जी जब पावर में आए थे, तब ममता बनर्जी के पास क्या संगठन थे? कुछ भी नहीं थे। वहां पर भी सीपीएम को हटाने के ही वोट था। लोग आके वोट इसलिए दिया था क्योंकि दो चीज उन्होंने देखा था कि देखो, ममता बनर्जी जैसे भी हो, ये करप्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि उनको क्या है, उनका एक छोटा सा घर है, सब कुछ है। लेकिन ये जो कितना बड़ा फ्रॉड था, ये 15 साल से झेला लोगों ने। लोग इसलिए वोट दिया था कि बंगाली में टैलेंट का कमी नहीं है। आप किसी भी कंपनी देख लो, उस कंपनी का सीईओ लो, टॉप मोस्ट पोस्ट लो, वहां पर बहुत सारे बंगालीज है। ओनली इन इंडिया। आप इंटरनेशनल लेवल में देख लो, वहां पर है। तो बंगाली के पास खुद खुद के टैलेंट है। वो टैलेंट आप बंगाल के डेवलपमेंट के लिए क्यों काम में नहीं लगा रहे हो? तो लोगों को ये लगा था कि ममता बनर्जी आएंगे तो हमको वापस घर में आके काम करने का मौका मिलेगा। हम क्यों बैंगलोर में रहेंगे, हम क्यों चेन्नई में रहेंगे, हम क्यों नोएडा में रहेंगे, हम क्यों कैलिफोर्निया में रहेंगे, हम बंगाल में कोलकाता में आके रहेंगे, हम सिलीगुड़ी में जाके काम करेंगे। ये लोगों का एक्सपेक्टेशन था, ये नहीं हुआ था। लेकिन ये डबल इंजन सरकार है, और नरेंद्र मोदी चाहेंगे, शुभेंदु अधिकारी चाहेंगे तो ये होना पॉसिबल है। तो इसलिए लोग लोग ये चाहता है, क्योंकि देखिए ये सच में आप जो बात कर रहे हैं ना, कलकत्ता या पूरा वेस्ट बंगाल अभी वृद्धाश्रम हो गया है। यहाँ पर बस बुजुर्ग पिता माता बस घर में रहता है। सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, पैसा रोजगार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोजगारी है ही नहीं। और यहाँ पर जो सिस्टम है, आप लेफ्ट का बात कर रहे थे, तो वहां पर भी एक बात चल रहा था कि पहले राम उसके बाद बाम। मतलब पहले आप यहाँ पर भाजपा कि आप गणतंत्र को बचा लो, तो गणतंत्र को आप बचा लोगे तो फिर आपको मौका मिलेगा पॉलिटिक्स करने के लिए। तब आप उसको क्रिटिसाइज करने का मौका मिलेगा। आप कोई ममता गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात भी करते हैं तो उसको गला दबा दिया जाता है, उसको मर्डर हो जाता है, उसको पुलिस का टॉर्चर होता है। तो ये सिस्टम को तो हटाना है। नारी का जो यहाँ पर सिक्योरिटी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों संदेशखाली जैसे इंसिडेंट होगा, क्यों कस्बा लॉ कॉलेज जैसे इंसिडेंट होगा, क्यों अभया कांड जैसे होगा, आरजीकर कांड होगा। और उससे भी ज्यादा दिक्कत है, उसके बाद एक महिला होते के नाते भी ममता बनर्जी बोलता है ये तुच्छ घटना। मतलब वेरी सिंपल थिंग। वहां पर लव अफेयर थे, वो शायद प्रोस्टिट्यूट थे, उसका पैसा लेके कुछ हुआ था इसलिए हुआ था। ये एक सीएम का बयान हो सकता है। एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो जो अत्याचारी है। तो ये जो सिस्टम है, इसको पूरा चेंज करना है। और इसके लिए डबल इंजन बनाने के अलावा कोई भी अवसर नहीं था। ये लोग ने समझा है, और शायद वो इम्प्लीमेंट होते हुए अभी दिखेंगे। हाँ, वो तो वैसे भी जो आपका तृणमूल का सिस्टम था, वो तो तृणमूल का सिस्टम तो मैंने आंखों से देखा है, क्योंकि मैं तो कोलकाता रहा हूँ। और मैं कोलकाता जब सीपीएम आई थी, तब यहाँ पे 4 साल यहाँ कॉलेज किया मैंने। तो अच्छा। उन्होंने, और बाकी जो कुछ भी गांवों में करते रहे होंगे, लेकिन कोलकाता तो उन्होंने बिल्कुल एक सजा के रखा था। नहीं 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 तो नहीं, ये हमारा जो आउटिंग होता था वीकली, तो चौरंगी होता था। और चौरंगी में जो चौरंगी के जो शॉप्स थे, जो चौरंगी के वो बड़े बड़े वरांडे थे, उसमें हम घूमते थे और मिठाई खाते थे, बुक्स देखते थे। बुक्स, बड़े बड़े अच्छे बुक शॉप्स थे वहाँ पे। हाँ हाँ। और अभी मैं तृणमूल के आने के बाद 2015 के आसपास वहाँ गया, तो देखा कि साहब, तो वो बरामदे में चलने की जगह ही नहीं है। 1 फीट का रास्ता है,
उसमें से निकल जाओ तो निकल जाओ। और वो भी अगर इधर-उधर किसी के शॉप पे देख लिया तो वो आपको पकड़ लेगा कि तुमने देखा है, अब खरीदना पड़ेगा। नहीं, टीएमसी ने तो वही लास्ट 15 साल में जो किया है वो फ्रिंज काम किया है, मतलब आपको ऊपर-ऊपर देखेगा। जैसे ममता बनर्जी बोलते हैं कि हर जिले में मैंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया है। तो वहाँ पर जाके आप देखोगे कि हाँ, बिल्डिंग तो बहुत बड़ा है, उसमें ब्लू और व्हाइट का कलर है, जो ममता बनर्जी का चप्पल का कलर होते थे। हुँ, ये जो ब्लू व्हाइट का कॉन्सेप्ट है, मैं शायद आपको पहले बोला भी था ये, कि ये ब्लू और व्हाइट ही ममता बनर्जी क्यों चुनते हैं? क्योंकि उनके चप्पल के कलर है ब्लू एंड व्हाइट, और वो ये समझाना चाहते हैं लोगों को कि भाई आप सब लोग मेरे चप्पल के नीचे हो, पूरे बंगाल मेरे चप्पल के नीचे हो, इसलिए पूरा बंगाल को ब्लू और व्हाइट किया है। इतना खतरनाक महिला है। तो ये किसी का एटीट्यूड है तो वो बस आपको फ्रिंज फ्रिंज ही देखने को मिलेगा। अब कोलकाता में आ जाओ तो आपको दिखेगा कि पहले वो बोला था कि त्रिफला, मतलब एक लाइट होगा जिसमें 3 ऐसे सामने आएँगे। तो वो लाइट है, हम उसको बोलते थे कि ये त्रिफला नहीं है, ये 3 अछोला है। मतलब अनक्लीन बैम्बू है जो आपको दिया है। एक लाइट है जिसको आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लाइट का तो काम ही होता है रात को आपको दिखाने के लिए। वो ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ काम में आ भी नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लाइट लगाने के बाद सपोज आपका इलेक्ट्रिक बिल पहले 1000 आते थे, अभी 10 लाख आते हैं। तो चोरी कहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है, आप समझ लीजिए। तो ममता बनर्जी ने ये सारे किया है, सारी जगह में ब्लू व्हाइट कलर किया है, ऐसे फ्रिंज चेंजेस किया है जो लोगों के कुछ काम के है ही नहीं। और बस उनके भतीजे, भतीजा है कि दूसरे कुछ है, वो मे भी सामने दिन आगे आएगा, बट एनीवे अभी तक तो अनऑफिशियल ऑफिशियल जो भी है भतीजे, तो उनका बस हो रहा है, जेब भर रहे थे, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। अब रास्ते देख लो, थोड़े से भी बारिश हो जाते हैं तो कलकत्ता पानी के तले। तो वो बोलता है कि ये गमला टाइप का, मतलब उसका शेप ऐसे है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, ये आपका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे सिटी है जहां पर ऐसे सेफ है प्रॉब्लम है। तो आपको तो वो प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर आपका ड्रेनेज सिस्टम क्या है? जो भी ड्रेनेज सिस्टम था आपका, टीएमसी ने जो गुंडे है वो उसको कवर कर लिया और वहां पर प्रोमोटिंग का काम कर लिया। तो पानी निकलेंगे कहाँ से? इस पानी को आप नीचे एब्जॉर्ब करने का जगह करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आर्सेनिक का प्रॉब्लम है, पानी का लेवल नीचे जाते हुए जा रहा है। तो जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलता है वो सिस्टम आप चालू करो। बहुत सारी चीजें यहाँ पर साइंटिफिक करना है, बट ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कभी ये सोचा ही नहीं। वो बस अपने जेब के लिए सोचा था, अपने सत्ता के लिए सोचा था। तो इसलिए इस गवर्नमेंट को वो सारी चीज सोचना पड़ेगा, इसको मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। कलकत्ता जब बने थे इंग्लिश जमानों में, तो तब उसके हिसाब से बना था। अब उस सिस्टम से ही चलेंगे तो कैसे होगा? उसको तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हालांकि हेरिटेज भी आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारे करने के लिए आपको 24x7 काम करना पड़ेगा। ये मेंटालिटी थी किधर इन लोगों का? अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने के बाद ही कल एक ऑर्डर पास कर दिया, ऑनरेबल सुब्रत गुप्ता सर उनको अपना जो मेन परामर्शदाता उस पोस्ट में लेके आ गया। और उसके बाद सुब्रत गुप्ता सर क्या बोलता है कि आप कब से काम चालू करेंगे? मतलब मैं कल से ही चालू करूंगा, आज तो मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। आज क्या है? संडे है। संडे है तो क्या है? स्टेट के काम करने के लिए आपको संडे, मंडे, मिडनाइट ये देखना पड़ेगा क्या? तो ये एटीट्यूड होना चाहिए था गवर्नमेंट का, जो इतने दिन नहीं थे। ये गवर्नमेंट दिखा रहा है तो पॉजिटिव वाइब्स है। अब कितना काम होता है वो तो नेक्स्ट 2 3 4 महीने में पता चल जाएगा। हाँ, आज शायद मीटिंग है पुलिस वालों की। नहीं, वो कल है, मंडे बोला है। मंडे हो गया? मंडे होगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो सारे जो है वो आपके टॉप पुलिस ऑफिसर को भी बुलाया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी मीटिंग है बताया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और पुलिस ऑफिसर्स इनका मीटिंग करके इनको लगाना, क्योंकि क्राइम तो बहुत बड़ा इशू है ना, जितना क्राइम यहाँ बढ़ गया उतना तो कहीं भी नहीं। आम जनता तो, जैसे आप ये देखिए कि जब योगी आदित्यनाथ आए उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने सबसे बड़ा काम यही किया कि ये जो डेली का क्राइम होता है ना, हम्म, वो डेली के क्राइम पे जो आम गुंडा होता है, गली का हम्म, गुंडा, वो गली के गुंडे के दिल में भी एक भय पैदा कर दिया है। जो बड़ा हम्म, गुंडा होता है उसका तो जो इलाज किया वो सबने देखा है, कहाँ गए हम्म, मुख्तार अंसारी हम्म, और कहाँ गए अतीक अहमद। हम्म, अतीक अतीक अहमद तो वो बंदा था, वो जो आपका वो गेस्ट हाउस कांड जो था, हम्म, मायावती के अगेंस्ट में जो समाजवादी पार्टी वालों ने किया था, हम्म, उसका लीडर अतीक अहमद ही था। उसका लीडर अतीक अहमद था। हम्म। तो अब सबने देख लिया वो सब कहाँ गए। सब ठंड हो गए। तो देखिए,
यहाँ ये पर जो पक्का है है कि भाई देखो, क्राइम तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन क्राइम हो जाएगा तो लीपापोती नहीं होगी, ये सबको वहां विश्वास है। सर क्राइम कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप माहौल ऐसे बना दो कि भाई मैं क्राइम करूंगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस इतना भयंकर है, मेरे किसी भी बाप उसको नहीं बचा सकता है, रोक नहीं सकता है, तो ये क्राइम अपने आप बंद हो जाएगा। ये सिस्टम आपको चालू करना पड़ेगा। ये कलकत्ता पुलिस को एक टाइम स्कॉटलैंड यार्ड के साथ इसका कंपैरिजन होता था। क्यों होता था? क्योंकि इन लोगों के पास फ्री हैंड थे, इसके साथ वो एक्सपर्टाइज थे। लेकिन ये लास्ट 34 ईयर्स और उसके बाद ये 15 ईयर्स, स्पेशली लास्ट 15 ईयर्स में इसका पूरा पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। ये लोग 1 इंच भी मूव नहीं कर सकते। जो पुलिस हमको टॉर्चर करने आते थे, उसके पहले रात में वो कॉल कर देते थे कि भैया हमको जाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो मेरा ट्रांसफर सुंदरबन में हो जाएगा, कालीपंग में हो जाएगा, मेरे फैमिली के ऊपर टॉर्चर हो जाएगा, आप थोड़ा संभाल के रहना। आप सोच लीजिए पुलिस सिस्टम क्या हो गया था। तो ये पुलिस सिस्टम को क्लीन अप करना होगा। और शुभेंदु अधिकारी ने क्लीन एक बात बोल दिया था वो इलेक्शन के पहले कि यहाँ पर जो जितना जो कर रहे हो ना, अगर भाजपा का गवर्नमेंट होता है, मैं सुबह जमा करूंगा, शाम को खर्च कर दूंगा। क्या होगा उसका मतलब आप समझ लीजिए। जोगी जी स्टाइल ही चलेगा यहाँ पर। और लोग लोग ये चाहता है कि शुभेंदु अधिकारी जोगी जी जो कर रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा जो कर रहा है ना, उसका मिक्स करके वो वाला चीज करे। यहाँ पर कोई वो नरम दिल वाले, कविता पढ़ने वाले ऐसे सीएम हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको गुंडे के साथ लड़ना है, ये सिस्टम को क्लीन अप करना है। तो गुंडे के साथ लड़ने के लिए सबसे बड़ा गुंडा होना पड़ेगा, आंखों में आंख रख के बात करना पड़ेगा, और वो बनता है शुभेंदु अधिकारी। उसको ये करके दिखाना पड़ेगा। अभी जो मंत्रिमंडल बना है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मंत्रिमंडल ये तो बस मुझे लगता है कि पूरा फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हाँ, बहुत सारे नेचुरली फ्रैक्शन है। आपके यहाँ तो 294 का मतलब ये हुआ कि करीब 44 करीब 43-44 मिनिस्टर बन सकते हैं। 44 मिनिस्टर होता है वेस्ट बंगाल मिनिस्ट्री हम्म, में। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा मिनिस्ट्री होगा। मुझे लगता है कि अभी के लिए जो स्टार्टिंग होगा वहां पर मैक्स टू मैक्स 27 to 32 का मिनिस्ट्री एक होगा। बाकी सारे जो जगह होगा वो धीरे धीरे 6 महीना बाद उसका एक्सपेंशन जो होता है मंत्रिमंडल का वो होने वाला है। अभी के लिए 26 to 32 यही नंबर एक सुनने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शन है, और वो देखिए जो पहले दिन 6 मंत्री जो वहां पर शपथ हुआ, वहां पर ही हो गया। शुभेंदु अधिकारी वो ब्राह्मण कम्युनिटी हायर सेगमेंट से आते हैं। फिर आते हैं दिलीप घोष जो ओबीसी सेगमेंट से आता है। फिर आते हैं अग्निमित्र पाल जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं खुदीराम टूडू जो आदिवासी समाज को करते हैं। अशोक कीर्तनिया जो मथुआ समाज को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है निशित प्रामाणिक जो नॉर्थ बंगाल प्लस राजवंशी समाज उनको रिप्रेजेंट करता है। तो मोटा मोटा सारे सेगमेंट को टच कर गया। तो इससे ही जो हमारा टीका हमारा प्रेसिडेंसी का भद्रलोक तो रह गया। भद्रलोक नहीं हाँ हुआ। वो अब शुभेंदु बाबू को ही पकड़ लीजिए अभी, क्योंकि भवानीपुर से जीते हैं, तो भद्रलोक अच्छा। लोग नहीं तो उनको चुना है। लेकिन नहीं, भद्रलोक का अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो वहां पर सपन दासगुप्ता जी जो राजबिहारी से जीता है, उनका नाम है। उनको डेफिनेटली मिनिस्ट्री में रहना चाहिए, और होपफुली ही विल बी द नेक्स्ट फिनेंस मिनिस्टर यहाँ पर बंगाल पे। क्योंकि कोई लोग अभी तो कह जो रहे हैं उनको स्पीकर बनाएंगे। नहीं, देखिए स्पीकर तापस राय आगे चल रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का बहुत अच्छे जिम्मेदारी रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बिल लाना पड़ेगा। जो भी टीएमसी ने करप्शन किया है वो बहुत सारे फाइल को ओपन करना पड़ेगा, उसको टेबल करना पड़ेगा। तो स्पीकर जो है बहुत एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। और ये जो परिषदीय दल हुआ है भाजपा के, वहां पर बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग कम है। मैक्सिमम लोग ही पहले बार यहाँ पर एमएलए बन के आए हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो उसको सेकंड टर्म मिला है। तो उससे ज्यादा, क्योंकि भाजपा इसके पहले तो था ही नहीं, तो ये इतना एक्सपीरियंस जो भी टेक्निकल चीजें होता है वो तापस राय के अलावा और किसी में नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है तापस राय ही स्पीकर बनेंगे। अगर मिनिस्ट्री में वो आता है तो ठीक है, लेकिन ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू कंडक्ट द हाउस। और बाकी ये जो आप भद्रलोक बोल रहे हैं, भद्रलोक से भी ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन है दबंग लोग चाहिए। जैसे एनएसजी कमांडो, एक्स एनएसजी कमांडो दीपांजन चक्रवर्ती, जैसे एक्स आईपी राजेश कुमार, जैसे देवाशीष धर, ये जैसे लोग हैं ना, इन लोगों को चाहिए। अर्जुन सिंह, इनको चाहिए। मतलब आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको गुंडे के साथ लड़ना है। ये जो पहले 100 डेज होगा ना, ये गुंडे सिस्टम को खत्म करना है। तो वहां पर सेंटिमेंट से काम नहीं होगा। आपको कड़े से कड़े कार्रवाई करना पड़ेगा, बहुत कड़े कड़े स्टेप लेना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो ये कोई भी प्रेशर के सामने झुकेंगे नहीं। तो
मुझे लगता है कि ये जो एक्सपेंशन होगा वहां पर ये सारे इक्वेशन देखा जाएगा। नॉर्थ बंगाल से भी बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो लोग इतने दिनों से भाजपा के साथ है और नॉर्थ बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वहां से शंकर घोष, दीपक बर्मन, ये सारे लोगों का नाम आगे चल रहा है, उन लोगों को आना चाहिए। उत्पल महाराज का नाम आगे चल रहा है। नॉर्थ बंगाल से अच्छे खासा रिप्रेजेंटेशन रहेंगे, अच्छे खासा होल्ड रहेंगे यहाँ पर। एजुकेशन सिस्टम जो है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेल्थ सिस्टम जो है वहां पर काम करना है, तो बहुत सारे होगा। तो भद्रलोक सेगमेंट से और एक लोग आते हैं, शरद दत्त मुखर्जी, जो विधाननगर से जीता है, डॉक्टर साहब है, बहुत हाँ 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 पर्सन है, हाँ। तो उनका नाम भी चल रहा है। तो है ऐसे बहुत सारे नाम है, तो देखते हैं क्या है, मंडे ट्यूसडे तक तो फाइनल हो ही जाएगा। और आपके ये जिसको इन्होंने बनाया है, क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन का लीडर, हम्म। शोभनदेव ऑपोजिशन का, चट्टोपाध्याय। हाँ ये कैसे हैं? शोभन देव बालीगंज, शोभन देव शोभनदेव चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय भद्रलोक है। पहले तो बॉक्सर थे, मतलब जब यंग एज में थे, लेकिन जैसे आप एलओपी दबंग शुभेंदु अधिकारी को देखा ये 5 साल, वो शोभनदेव चटर्जी है ही नहीं। कल मैं एक बात टीवी शो में बोल रहा था कि टीएमसी अभी इररिलेवेंट हो गया, बंगाल पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो गया, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो टीएमसी वाले बहुत गुस्से आ गया, बहुत गाली वाली टीवी शो भी मुझे दिया है। बट देख लीजिए, शोभनदेव चट्टोपाध्याय को आप कर रहे हो, और आपका जो दो डिप्यूटी किया है, एक तो असीमा पात्र और दूसरे है नयना बंदोपाध्याय, मतलब एमपी सुदीप बनर्जी है ना, उनके मिसेस है। तो इन दोनों का आप किए हो, तो मतलब आपके जो कोर टीम है, जो अटैकर है, जो स्ट्राइकर है, बेसिकली ये लोग तो स्ट्राइकर होगा, ऑपोजिशन है तो आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा, गोल करना पड़ेगा। तो इनको जो दे दिया, इनका वॉइस इतना हाई है ही नहीं, ये इतना एरोगेंस से दिखाई नहीं सकता है, तो उसके मतलब डिफेंसिव टोन में है। दूसरे बात आप देख लीजिए, फिराद हाकिम जो मुस्लिम वोट से जीता है, तो लोग सोच रहे थे कि शायद फिराद हाकिम को बना जाएगा, उसको चीफ व्हिप बना के छोड़ दिया है। आप बोलिए ऑपोजिशन का चीफ व्हिप का इतना काम क्या रहेंगे, क्या करेंगे फिराद हाकिम वहां पर, उसका कुछ होल्ड है ही नहीं। तो मुस्लिम समाज जो है वो भी आपसे गुस्से में हो जाएंगे। ममता बनर्जी कल रविंद्र जयंती वहां पर कर रही थी, इतने दिन से तो होता था ममता बनर्जी की इतना बड़ा पिक्चर और उसके पैरों के नीचे छोटा सा रविंद्रनाथ ठाकुर जी। कल जो हुआ हम्म। ममता बनर्जी हुआ पर हाँ। एक बड़ा सा रविंद्रनाथ ठाकुर का लगाया, लेकिन उसके सामने 5 लोग भी नहीं थे। इतने दिन जो टॉलीवुड इंडस्ट्री थे, यहाँ का जो फिल्म इंडस्ट्री है, सीरियल इंडस्ट्री है, भर भर के सेलिब्रिटी आते थे, एक एक बस आई थी वहां से। तो आप सोच लीजिए लोग कहाँ पर है। आप बोल रहे हो कि ये जो गवर्नमेंट है इसको मैं मान ही नहीं रहा हूं, मैं बाइकआउट कर रहा हूं वो सेरेमनी, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका केस है सुप्रीम कोर्ट में, बढ़िया है। लेकिन फिर आपके भतीजे अभिषेक बनर्जी वो क्यों बोल रहे हैं सीएम शुभेंदु अधिकारी को बहुत बहुत बधाई हो, कहां पर है? आप खुद प्रूव कर रहे हो आप अकेले नहीं लड़ सकते हो, आप इररिलेवेंट हो, इसलिए लेफ्ट जिसके अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए आपने पार्टी बनाई थी, उस लेफ्ट को आप बुला रहे हो कि मैं 4 से 6 बजे बैठा हूं, आओ मेरे से मीट करो। आप माओइस्ट को बुला रहे हो, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट को बुला रहे हो कि आओ मेरे से मीट करो, और आपके हालत देखो, ये लेफ्टिस्ट भी आपको अभी लात मार रहा है, और कौन है ममता बनर्जी, क्यों उसके साथ बात करे? ये हो गया आपका हाल। आपने जो परिषदीय दल का बैठक बुलाए थे, वहां पर आपका 80 एमएलए है, क्यों भाई 11 एमएलए वहां पर नहीं आए थे? क्यों ये बात चल रहा है कि 15 से 16 एमएलए अभी कांग्रेस ऑफिस पहुंच गया है, कभी भी ज्वाइन हो सकता है? तो दो ऐसे अगर हालत होगा, भाजपा तो ये किसी को लेने नहीं वाला है, तो या तो इधर उधर बिखर जाएंगे, कोई लेफ्ट में चले जाएंगे, कोई कांग्रेस में चले जाएंगे, कोई आईएसएफ ज्वाइन कर जाएंगे। तो आप लीडर मतलब ऑपोजिशन पार्टी है नहीं रहेंगे, 3 महीने बाद आपका नंबर 0 हो जाएंगे, ये हालत हो गया। आपको पार्टी को संभालते हुए कहाँ दिख रहा है? आपका जो स्पोक्स पर्सन होते थे वो लोग अभी आपके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। ये फिराद हाकिम का बेटी जो है प्रियदर्शनी हाकिम धृतराष्ट्र बोल रही है ममता बनर्जी को कि अभिषेक बनर्जी के लिए आप हरा दिया पार्टी को। तो ये सिचुएशन है, आप उसको फोकस कर रहे वो हो। तो वो कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं कल्याण बनर्जी आईपैक का के क्या लिए। रेलिवेंस है? आईपैक के लिए उसके बोल रहा है पास कि साहब होता ही आईपैक है। ने हरा दिया, आईपैक ने तृणमूल को खत्म कर दिया। तो इतने दिन कल्याण बनर्जी क्यों नहीं बोला? आप उसका ज्ञान चक्षु उन्मूलित हो क्या हुआ क्या? अगर आईपैक का ही सीन है, आप पहले क्यों नहीं बोला? ये कल्याण बनर्जी को इतना स्पेशली लेने का कोई जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की कोई भी भाषण सुन लीजिए, कल्याण बनर्जी लेकर एक ही क्वेश्चन होता है, जब भी कोई क्वेश्चन होता है पूछता है ये कब बोला था,
शाम के पहले या शाम के बाद है तो उसको क्वेश्चन का आंसर देने का जरूरत नहीं है, पहले है तो पूछूंगा। अब मतलब समझ लीजिए क्या है कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी इतने बड़े बड़े बात कर रहे थे, ये नौटंकी कर रहे थे, अपने बेटे को जीता नहीं पाया। क्या है कल्याण बनर्जी। कहाँ से लड़ा था बेटा? उत्तरपाड़ा से। अच्छा, वो उसका बेटा है उत्तरपाड़ा? हाँ, सिरसन उनका बेटा है। पहले तो ममता बनर्जी को बुला के वो स्टेट का जो वकील का काउंसिल होता है ना, उसमें घुसा दिया, वहां से दो पैसे कमाई हो रहा था, इसलिए कल्याण बनर्जी फिर अभी एमएलए पे घुसा दिया था। उसको लगा था कि मीनाक्षी मुखर्जी जो सेटिंग ऑपोजिशन है टीएमसी का दूसरे पार्ट है, तो उनको वहां पर बुला देंगे तो भाजपा का वोट काटेंगे और उनका बेटा जीत जाएंगे। हुआ नहीं, लोग कर दिया वहां पर खेला, जीत गए वहां पर दीपांजन चक्रवर्ती। तो क्या है वो कल्याण बनर्जी बात करते हैं। ये लोग अभी चाहता है एक ही चीज की कैसे भी हमको बीजेपी एंट्री हो जाए, और हम लोगों का लड़ाई यही है कि ये सारे जो लोग हैं ना, करप्टेड लोग हैं, इनको एक भी लोगों को भाजपा में एंट्री नहीं होगा। अगर होगा तो सबसे ज्यादा हंगामा हम मचाएंगे। ये भाजपा के अगेंस्ट लड़ाई वहां से हमारा चालू हो जाएगा, क्योंकि हमको सिस्टम को क्लीन चाहिए। बात तो सही है, बात तो सही है। और आपके तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, खासतौर से आप देखें कि पूरा का पूरा आपका पूरा जंगल महल और पूरा आपका राढ़ और इवन हुगली, हुगली में, और पूर्व पूर्व वर्धमान, हुगली में 18 में से 16, पूर्व वर्धमान में से 16 में से 14, तो अभूतपूर्व है। मैं तो ये देख रहा था केवल 4 जिले ऐसे हैं 23 में से जहाँ पे तृणमूल का सीट बीजेपी से ज्यादा है। मालदा में भी ज्यादा नहीं है, 6-6 बराबर है। 6-6 है। एक सीट ज्यादा है मुर्शिदाबाद में, एक सीट से मुर्शिदाबाद में ज्यादा ये है। सारे जो और सेगमेंट है साउथ, मुस्लिम सेगमेंट है, देख लीजिए। हाँ, साउथ मुस्लिम 24 परगना सेगमेंट में नहीं, ज्यादा है, मुस्लिम सेगमेंट, हावड़ा में ज्यादा है मुस्लिम सेगमेंट। और कहाँ ज्यादा है? और तो कहीं भी ज्यादा नहीं मुर्शिदाबाद में है। ज्यादा है मुस्लिम सेगमेंट। उत्तर दिनाजपुर है मुस्लिम सेगमेंट। उत्तर दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर है, और साउथ 24 परगना है, और हावड़ा है। और हावड़ा में भी मुझे लगता है कि अगली बार नहीं रहेगा, कहीं पे भी नहीं रहेगा। साउथ ये 24 में भी नहीं। टीएमसी पार्टी सर, आप देख लीजिए, मैं लिख के देता हूँ, 6 महीना बाद इसका नाम और निशान नहीं रहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे। मैं जो एरिया में रहता हूँ सोनारपुर, ये आजू बाजू में पूरा मुस्लिम बेल्ट है पूरा, ठीक है। और इतने दिन टीएमसी के गुंडे यहाँ पर बहुत दादागिरी करते थे मेरे खुद के साथ। 15 साल लड़का लड़का मेरे जो हाउसिंग है उसके बाहर खड़े होते थे, मुझे टाइट देना है। और मैं जब भी जाता था, मेरे फैमिली निकालते तो उसका बस थ्रेडिंग चालू होता था। तो मैं उसको बोला था, भाई देख, तुझको अगर मुझे काटना है ना तो इतने दिन तक काट देना, मुझे मुंह में नहीं बात करते तो तुझे करने का हिम्मत नहीं है। एक बात समझ ले, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो खुद अमित शाह जी यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि मेरे पहुंच है उतने देर तक है, ये है कि मेरे लाश के ऊपर राजनीति होगा। उस दिन ईडी सीबीआई तेरे पीछे रहेगा, तू क्या करेगा। तो ये था सिचुएशन, ये फाइट करके हम यहाँ से निकले हैं। लेकिन अभी यहाँ पर टीएमसी का एक भी फ्लैग नहीं है, भाजपा का फ्लैग देखने को मिल रहा है। और जिसके दम में ये लोग सब करते थे ना, नजरुल अली मंडल जो यहाँ का एक्स एमएलए फिरदौसी बेगम का हस्बैंड है, तो वो फिरदौसी बेगम और नजरुल अली मंडल के रिजल्ट के बाद दिखाई नहीं दे रहा है इलाका में। तो इनके बाप भाग गए हैं, तो ये लोग क्या करेंगे। सब लोग अभी ये प्रमाण करने के लिए एकदम हो गया है मैं कितना बड़ा बीजेपी हूँ। कोई कोई तो आके मुझे बोल रहा है, सर मैं 2016 से बीजेपी कर रहा हूँ। मैं बोला, भाई 2016 में बंगाल में बीजेपी था ही नहीं। वो 3 सीट मिला तो लोग चौंक गया कि कहाँ हो गया, तो बाद में पता चला आरएसएस ने वो सीट कन्वर्ट किया था। जो स्वयं सेवक है उसने काम किया था। आरएसएस तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन स्वयं सेवक का एक पॉलिटिकल पार्ट होता है, वो देकर काम किया तो ये 3 सीट कन्वर्ट हुआ है। तो तू कैसे मुस्लिमों के 2016 में काम करता था भाई, ये बात तो समझा दे। नहीं सर, मैं तब से काम कर रहा था। तो ये सिचुएशन ओवरऑल हो गया। तो अगर मुस्लिम बेल्ट में ये चीज आ रहा है, बराबर बात होगा। और सेम चीज देखिए, जो दिलीप घोष ने भी बोल दिया, भाई मुस्लिम मोहल्ले से तो मुझे वोट नहीं मिला है, तो उसको कुछ करने के लिए मेरे को जिम्मेदारी बनता नहीं है। हालांकि गुस्से में बात किया है, ऐसे कोई मिनिस्ट्री कर नहीं सकता है, बट बात तो सही है ना। तो ये मुस्लिम समाज भी अभी समझ रहा है कि भाई देखो, सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, जो भी म्यूनिसिपैलिटी होगा, पंचायत होगा, उसमें भी अभी भाजपा ही आने वाला है। क्योंकि वेस्ट बंगाल का ट्रेंड तो वही रहता है, जो सत्ता में रहता है उसका ही सब कुछ होता है। तो मेरे यहाँ पर सपोज 35 वार्ड है, तो उसमें से 5 वार्ड है मुस्लिम। वो 5 में अगर आप टीएमसी को जीता दो या दूसरे किसी को जीता दो, वहां पर तो वो अपोजिशन रहेंगे।
तो वहां पर डेवलपमेंट नहीं होगा, बाकी 30 वार्ड में आपका डेवलपमेंट होगा। तो क्या फायदा है? चलो भाई जो भी है अभी भाजपा को ही वोट दो, क्योंकि प्रोटेक्शन तो यही देंगे। और दूसरी बात है, अगर भाजपा को नहीं देते हो, गुस्से में अगर अगर हमको मारते हैं तो पुलिस भी तो अभी प्रोटेक्शन नहीं देंगे। ऐसे एक माहौल बना है। स्टोरी अलग हो सकता है, लेकिन मुस्लिम के अंदर तो ये चल रहा है। तो जो मुस्लिम का सीट है, ममता बनर्जी वहां पर भी खत्म होने वाला है। वहां पर भी उसका पॉलिटिकल चीज खत्म है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ दावे के साथ, 6 महीने के बाद ये टीएमसी वाले के नाम भी नाम अब नहीं सुनोगे। जैसे बांग्ला कांग्रेस थे वैसे तृणमूल कांग्रेस, वो उसका भी म्यूजियम में रखना तो पड़ेगा। फिर क्या रिवाइवल होगा सीपीएम का? सीपीएम का रिवाइवल हो सकता है, कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। बट मुझे जो लगता है अभी जो ये मैंडेट मिला है ना, कम से कम 10 साल का तो इसको टाइम मिलेगा ही। मतलब नेक्स्ट इलेक्शन 2031 में सीपीएम ऑपोजिशन में आ सकता है, पावर में नहीं आ सकता है। ऐसे होगा, लोग रिव्यू करेंगे और उसके बाद अपना वोट करेंगे। बट टीएमसी तो कहीं पे नहीं रहेंगे। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर टीएमसी सेटिंग ऑपोजिशन होने का कोशिश कर रहा है तो पॉलिटिक्स में तो कुछ भी पॉसिबल है। और जो सिग्नल शायद ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये शोभनदेव चट्टोपाध्याय या सीमा पात्रो, ये नयना बंदोपाध्याय को ये सारे पोजीशन देकर फिर को थोड़ा पीछे रख के, तो वो लग रहा है कि एक सिग्नल देने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं सेटिंग ऑपोजिशन बनने वाला हूँ। देखते हैं वो क्या तो होता क्या है, उनका तो आ रहा है सामने, अभी मैं देख रहा हूँ उसमें आ रहा है कि साहब कि इन्होंने पूरा डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिस्ट बनाई थी सैकड़ों बीजेपी वर्कर्स की, कि साहब कि इनको मर्डर करना है और इनके है। महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करना है। ये तो सब सामने आ रहा सर है। यहाँ पर कौन होटल कौन बुक इनको? किया था। अगर 4 तारीख को टीएमसी वालों का जीत होता था, हिंदू महिलाओं को उठा के उस होटल में जाके उसका बलात्कार होते थे, गैंग रेप करते थे। ये बात सामने आ रहा है। बात करता है टीएमसी वाले, गणतंत्र के बात करता है, महिलाओं के बात करता है। इतना घिनौना पार्टी है ये। ओपन चल रहा है फेसबुक में, सोशल मीडिया में, आप देख लीजिए। होटल बुक करके रखे हैं ये। अस्वीकार करें ये बात। हाँ, अभिषेक बनर्जी भाईपो, वो तो ओपन धमकी दे रहा था ना, कौन सा वो, क्या वो खाना कुल। उसके घर के सामने जाके डीजे बजा रहा है, बोल रहा है कि भाई किधर है तू, बाहर भी तो नहीं निकल रहा है, खाना वाना है, हम लोग देंगे तुझे, मारेंगे नहीं, तुझको घिसट के लेके जाएंगे, और वो भी लीगल तरीका से, नहीं छोड़ेंगे तुझको। तो बोला था नहीं, ना डीजे उसने बजाएंगे, आया, हम लोग डीजे बजाने आया है। उसने बोला था ना, आरामबाग, गोघाट, पुरसरा हम्म। और खानाकुल, कि ये हम्म। 4 लोग हमको पिछली बार वोट नहीं दिया था, आपकी कौन बचाएगा इनको, मैं देखता हम्म। हूँ ये वो बोला था ना कि चुनाव के दिल्ली बाद से करूँ। कौन सा बाप आएगा बचाने के हम्म, लिए। तो दिल्ली हम्म। से सारे बाप आ गया, तू किधर भाग गया भाई? औकात है तो सामने आ, मुंह क्यों नहीं दिखा रहा है? पीछे से बस नोट लिख रहा है कि किसी को कुछ भी होगा तो मैं सड़क में रहूंगा। निकाल के दिखा सड़क में, हम लोग देखना चाहते हैं। जो उसका शांति निकेतन का वो साम्राज्य बनाया था ना, 1000 करोड़ का उसका घर बनाया था ना, गार्ड रेल देके उसको पूरा जैम करके रखते थे, पूरा उठा के फेंक दिया पुलिस ने अभी। और वहां का जो लोग है आके वहां पर सेलिब्रेट कर रहा है। वो कलकत्ता का नया सेल्फी जोन बन गया है। लोग छोटे से छोटे आम जनता जाके उसको आवाज दे रहा है, किधर है, निकल तू, बात करना है आमने सामने, आए निकाले। देखता है कितना हिम्मत है उनका। तो चलिए, एक बार फिर आप लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, और अब देखते हैं चुनाव आपके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर एक बार बात करेंगे। तब तक के एकदम लिए सर। थैंक यू आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।